जय गुरु स्टूडेंट, मैं डॉक्टर अमृता दत्ता, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री, योगासन महाविद्यालय। आज के इस वीडियो में आप मौर्य साम्राज्य का दूसरा भाग देखेंगे, जिसमें आप मौर्य साम्राज्य के प्रशासन, आर्थिक स्थिति, धार्मिक स्थिति, सैन्य व्यवस्था, प्रांतीय प्रशासन, नगर प्रशासन और मौर्य साम्राज्य के पतन के कुछ कारणों के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। तो सबसे पहले आते हैं कि मौर्य साम्राज्य का प्रशासन क्या था। तो मौर्य साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र, जो आज आधुनिक पटना थी, जिसके अंतर्गत साम्राज्य मतलब सारे प्रशासन 4 और प्रांतों में बांटे हुए थे। पूर्वी भाग की राजधानी तौशाली थी, तो दक्षिणी भाग की सुरवनगिरी थी। इसी प्रकार उत्तरी तथा पश्चिमी भाग की राजधानी क्रमशः तक्षशिला तथा उज्जैन यानी उज्जैनी थी। इसके अतिरिक्त समापा, इशिला तथा कौशाम्बी भी महत्वपूर्ण नगर थे। राज्य के प्रांतपालों यानी कुमार होते थे, जो स्थानीय प्रांतों के शासक थे। कुमार की मदद के लिए हर प्रांत में एक मंत्री परिषद तथा महामात्य होते थे। प्रांत आगे जिलों में बांटे होते थे। प्रत्येक जिला गांव के समूहों में बांटा होता था। प्रादेशिक जिला प्रशासन का प्रधान होता था। रज्जुक जमीन को मापने का काम करता था। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई गांव थी, जिसका प्रधान ग्रामिक कहलाता था। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में नगरों के प्रशासन के बारे में एक पूरा अध्याय लिखा है। विद्वानों का कहना है कि उस समय पाटलिपुत्र तथा अन्य नगरों का प्रशासन इस सिद्धांत के अनुरूप ही रहा होगा। मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन किया है। उसके अनुसार पाटलिपुत्र नगर का शासन एक नगर परिषद द्वारा किया जाता था, जिसमें 30 सदस्य थे। ये 30 सदस्य 5-5 सदस्यों वाली 6 समितियों में बटे होते थे। प्रत्येक समिति का कुछ निश्चित काम होता था। पहली समिति का काम औद्योगिक तथा कलात्मक उत्पादन से संबंधित था। इसका काम वेतन निर्धारित करना तथा मिलावट रोकना भी था। दूसरी समिति पाटलिपुत्र में से बाहर में आने वाले लोग मतलब खासकर विदेशियों के मामले में देखती थी। तीसरी समिति थी ताल्लुक जन्म तथा मृत्यु के पंजीकरण से था। चौथी समिति व्यापार तथा वाणिज्य का विनिमयन करना था। इसका काम निर्मित माल की बिक्री तथा पुण्य पर नजर रखना था, यानी कि पण्य निर्यात और आयात पर नजर रखना था। पांचवी माल के विनिर्माण पर नजर रखना था और छठी कामकार यानी जो काम किया जाता था उसका कर वसूलना था। ये प्रशासन के दृष्टिकोण में बहुत महत्वपूर्ण कार्य थे। नगर परिषद के द्वारा जन कल्याण के कार्य करने के लिए विभिन्न प्रकार के अधिकारी भी नियुक्त किए जाते थे, जैसे सड़कों, बाजारों, चिकित्सालयों, देवालयों, शिक्षा संस्थाओं, जलापूर्ति, बंदरगाहों की मरम्मत तथा रख रखाव का काम करना। नगर का प्रमुख अधिकारी नागरिक कहलाता था। कौटिल्य ने नगर प्रशासन में कई विभागों का भी उल्लेख किया है, जो नगर के कई कार्यकलापों को नियमित रखते थे, जैसे लेखा विभाग, राजस्व विभाग, खान तथा खनिज विभाग, रथ विभाग, सीमा शुल्क और कर विभाग। मौर्य साम्राज्य के समय एक और बात जो भारत में अभूतपूर्व थी, वो थी मौर्य का गुप्तचर जाल। उस समय पूरे राज्य में गुप्तचरों का जाल बिछा दिया गया था, जो राज्य पर किसी बाहरी आक्रमण या आंतरिक विद्रोह की खबर प्रशासन तथा सेना तक पहुंचाते थे। भारत में सर्वप्रथम मौर्य वंश के शासनकाल में ही राष्ट्रीय राजनीतिक एकता स्थापित हुई थी। मौर्य प्रशासन में सत्ता का सुदृढ़ केंद्रीयकरण था, परंतु राजा निरंकुश नहीं होता था। मौर्य काल में गणतंत्र का ह्रास हुआ और राजतंत्रात्मक व्यवस्था सुदृढ़ हुई। कौटिल्य ने राज्य सप्तांग सिद्धांत निर्दिष्ट किया था, जिनके आधार पर मौर्य प्रशासन और उसकी गृह तथा विदेशी नीति संचालित होती थी। राजा, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, सेना और मित्र। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है मौर्य कालीन में आर्थिक स्थिति। इतनी बड़ी साम्राज्य की स्थापना का एक परिणाम ये हुआ कि पूरे साम्राज्य में आर्थिक एकीकरण हुआ। किसानों को स्थानीय रूप से कोई कर नहीं देना पड़ता था, हालांकि इसके बदले उन्हें कड़ाई से कर वाजिब मात्रा में कर केंद्रीय अधिकारियों को देना पड़ता था। उस समय की मुद्रा पर्ण थी।
अर्थशास्त्र में इन पनों के वेतनमानों का भी उल्लेख मिलता है। न्यूनतम वेतन 60 पन होता था, जबकि अधिकतम वेतन 47,000 पन था। मौर्य काल की धार्मिक स्थिति जो सबसे महत्वपूर्ण दृष्टिकोण में आती है अब भी, जो है 6ठी सदी ईसा पूर्व में मौर्य उदय के कोई 200 साल वर्ष पूर्व तक भारत में धार्मिक संप्रदायों का प्रचलन था। ये सभी धर्म किसी न किसी रूप से वैदिक प्रथा से जुड़े थे। 6ठी सदी ईसा पूर्व में कोई 62 संप्रदायों के अस्तित्व का पता चला है, जिसमें बौद्ध तथा जैन संप्रदाय का उदय कालांतर में अन्य की अपेक्षा अधिक हुआ। मौर्यों के आते आते बौद्ध तथा जैन संप्रदायों का विकास हो चुका था। उधर दक्षिण में शैव तथा वैष्णव संप्रदाय भी विकसित हो रहे थे। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना राज सिंहासन त्याग कर जैन धर्म अपना लिया था। ऐसा कहा जाता है कि चंद्रगुप्त ने अपने गुरु जैन मुनि भद्रबाहु के साथ कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में सन्यासी के रूप में रहने लगे थे। इसके बाद के शिलालेखों में भी ऐसा पाया जाता है कि चंद्रगुप्त ने उसी स्थान पर एक सच्चे निष्ठावान जैन की तरह आमरण उपवास करके दम तोड़ा था। वहां पास में ही चंद्रगिरी नाम की एक पहाड़ी थी, जिसका नामकरण शायद चंद्रगुप्त के नाम से ही किया गया था। अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म को अपना लिया था। इसके बाद उसने धम्म के प्रचार में अपना ध्यान लगाया। यह धम्म का मतलब कोई धर्म या मजहब या रिलीजन न होकर नैतिक सिद्धांत था। उस समय ना तो इस्लाम का जन्म हुआ था और ना ही ईसाइयत का, अतः वे नैतिक सिद्धांत उस समय बाहर के किसी धर्म का विरोध करना नहीं होकर मनुष्य को एक नैतिक नियम प्रदान किया था। अपने दूसरे शिलालेख में उसने लिखा है, धम्म क्या है? अल्प दुष्कर्म तथा अधिक सत्कर्म, रोष, निर्दयता, क्रोध, घमंड तथा ईर्ष्या जैसी बुराइयों से बचना तथा दया, उदारता, सच्चाई, संयम, सरलता, हृदय की पवित्रता, नैतिकता में आसक्ति और आंतरिक तथा बाह्य पवित्रता आदि सदाचारों का पालन। बौद्ध धर्म को अपनाने के बाद उसने इसको जीवन में उतारने की भी कोशिश की। उसने शिकार करना और पशुओं की हत्या छोड़ दिया तथा मनुष्यों तथा जानवरों के लिए चिकित्सालयों की स्थापना करवाई। उसने ब्राह्मणों तथा विभिन्न धार्मिक पथों के सन्यासियों को उदारता पूर्वक दान दिया। इसके अलावा उसने आराम गृह एवं धर्मशाला, कुएं तथा बावरियों का भी निर्माण कार्य कराया। उसने धर्म महामात्र नाम के पद वाले अधिकारियों की नियुक्ति की, जिनका काम आम जनता में धर्म का प्रचार करना था। उसने विदेशी में भी अपने प्रचारक दल भेजे। पड़ोसी देशों के अलावा मिस्र, सीरिया, मकदूनिया जो यूनान में है, साइरिन तथा एपायरस में भी उसने धर्म प्रचारकों को भेजा। हालांकि अशोक ने खुद बौद्ध धर्म अपना लिया था, पर उसने अन्य संप्रदायों के प्रति भी आदर का भाव रखा तथा उनके विरुद्ध किसी कार्यवाही की उल्लेख नहीं मिलती है। सबसे महत्वपूर्ण मौर्य साम्राज्य की स्थापना को अच्छी तरह से रखने का श्रेय उसकी सैन्य व्यवस्था को दी जा सकती है। सैन्य व्यवस्था 6 समितियों में विभक्त सैन्य विभाग द्वारा निर्दिष्ट थी। प्रत्येक समिति में 5 सैन्य विशेषज्ञ होते थे। पैदल सेना, अश्व सेना, गज सेना, रथ सेना और नौ सेना की व्यवस्था थी। सैनिक प्रबंध का सर्वोच्च अधिकारी अंतपाल कहलाता था। यह सीमांत क्षेत्रों का भी व्यवस्थापक होता था। मेघास्थनीस के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य की सेना 6 लाख पैदल, 50,000 अश्वारोही, 9,000 हाथी तथा 800 रथों से सुसज्जित अजेय सैनिक थे। प्रांतीय प्रशासन। चंद्रगुप्त ने शासन चलानों को सुचारू रूप से चलाने के लिए 4 प्रांतों में विभाजित कर दिया था, जिन्हें चक्र कहा जाता था। इन प्रांतों का शासन सम्राट के प्रतिनिधि द्वारा संचालित होता था। सम्राट अशोक के काल में प्रांतों की संख्या 5 हो गई थी। ये प्रांत थे
प्राची जो मध्य प्रदेश, जो पाटलिपुत्र भी बोला जाता है, उत्तरापथ, तक्षशिला, दक्षिणापथ, सुवर्णगिरी, अवंती, राष्ट्र, उज्जैनी, कलिंग, तोसरी प्रांत चक्रों का प्रशासन राजवंशीय कुमार यानी आर्यपुत्र नामक पदाधिकारियों द्वारा होता था। कुमार भाष्य की सहायता के लिए प्रत्येक प्रांत में महापात्र नामक अधिकारी होते थे। शीर्ष पर साम्राज्य का केंद्रीय प्रभाग तत्पश्चात प्रांत आहार यानी विषय में विभक्त था। ग्राम प्रशासन की निम्न इकाई थी जो 100 ग्राम के समूह को संग्रहण किया जाता था। आहार विषयपति के अधीन होता था। जिले के प्रशासनिक अधिकारी स्थानिक था। गोप 10 गांव की व्यवस्था करता था। इसकी नगर प्रशासन व्यवस्था भी काफी भिन्न थी, जिसमें मेगास्थनीज के अनुसार मौर्य शासन की नगरीय प्रशासन 6 समिति में विभक्त था। प्रथम समिति उद्योग शिल्पों का निरीक्षण करता था और द्वितीय समिति विदेशियों की देखरेख करता था। तृतीय समिति जनगणना करती थी। चतुर्थ समिति व्यापार वाणिज्य की व्यवस्था करती थी। पंचम समिति विक्रय की व्यवस्था निरीक्षण करती थी। षष्ठ समिति बिक्री कर व्यवस्था करती थी। नगर में अनुशासन बनाए रखने के लिए तथा अपराधों पर नियंत्रण रखने हेतु पुलिस व्यवस्था थी, जिसे रक्षित कहा जाता था। यूनानी स्रोतों से ज्ञात होता है कि नगर प्रशासन में 3 प्रकार के अधिकारी होते थे, जिसे कहते थे एग्रोनोई जिलाधिकारी, एंटीनोमोई नगर आयुक्त, सैन्य अधिकारी। मौर्य साम्राज्य के पतन के बारे में इतिहासकारों का अलग अलग मतभेद है, परंतु मौर्य सम्राट की मृत्यु 237 से 236 कहा जाता है कि इसमें विवादास्पद है पतन में, बट ये अक्सर ये किंवदंतियां है कि इस टाइमिंग को ही रखा गया है कि उपरांत लगभग 2 सदियों तक चले हुए शक्तिशाली मौर्य साम्राज्य का विघटन होने लगा। अंतिम मौर्य सम्राट बृहदत्त की हत्या उसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने कर दी। इससे मौर्य साम्राज्य समाप्त की ओर अग्रसर होगी। पतन के बहुत सारे कारण इतिहासकारों ने अपने अपने विचारों से दिया, जैसे कि आयोग तथा निर्बल उत्तराधिकारी, प्रशासन का अत्यधिक केंद्रीकरण, राष्ट्रीय चेतना का अभाव, आर्थिक एवं सांस्कृतिक असमानताएं, प्रांतीय शासकों के अत्याचार, करों की अधिकता, अशोक की धम्म नीति और अमात्यों के अत्याचार। हालांकि बहुत सारे इतिहासकारों ने मौर्य वंश के पतन के भिन्न भिन्न कारणों का भी उल्लेख किया है और कुछ इतिहासकारों ने बहुत सारे अपनी पुस्तकों में अलग अलग किंवदंतियों का सहारा भी लिया है, जिसमें हरप्रसाद शास्त्री ये मानते हैं कि उनका धार्मिक नीति यानी ब्राह्मण विरोधी नीति के कारण मौर्य साम्राज्य का अंत हुआ। हेमचंद्र राय चौधरी का यह मानना था कि सम्राट अशोक के अहिंसक तथा शांतिप्रिय नीति ने मौर्य साम्राज्य का अंत किया। डी कौशाम्बी ने आर्थिक संकटग्रस्त व्यवस्था को मौर्य साम्राज्य के पतन का सबसे श्री गणेश माना, या फिर उनका ये मानना था कि मौर्य साम्राज्य का पतन का कारण उनका आर्थिक संकट था। डीएन झा का ये मानना था कि निर्बल उत्तराधिकारी जो अशोक के बाद कंटिन्यू किए, जो मौर्य साम्राज्य को अच्छी व्यवस्था में लाने में सजग कार्य नहीं कर पाया।